गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को। ये जो सेगमेंट है वो दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। एक तो इस सेगमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट से पूछ लिए जाते हैं, और दूसरा इस समय में यूरोप में क्या घटित हो रहा था वो जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये कंपनियां व्यापार करने भारत आई और उसके बाद भारत उपनिवेश बन गया। तो भारत के इतिहास को जानने के लिए जरूरी हो जाता है कि यूरोप में इस समय में आखिर ऐसा क्या घटित हुआ कि यूरोप के देशों ने अन्य देशों की तरफ रुख करना स्टार्ट किया और इसके लिए नए नए रास्तों को खोजना, समुद्री मार्गों को खोजना स्टार्ट किया। तो ये दो कारणों से इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इस पूरे टॉपिक को हम मैप के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैप के थ्रू पढ़ने से आपके लिए जानना समझना थोड़ा इजी हो जाता है, याद रखना इजी हो जाता है। तो मैप के थ्रू हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कारण को, कि यूरोप में कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी जिसके कारण ये यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो अन्य देशों की तरफ बढ़ रही थी। एशिया के अन्य अलग अलग देश, जिसमें भारत भी, और उसके बाद में तो अफ्रीका के देशों पे भी इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आर्थिक महत्व को इन्होंने जल्दी ही राजनीतिक महत्व के साथ जोड़ लिया था। तो देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पीछे जो बड़ा कारण है, क्योंकि ऐसी घटनाओं के लिए कोई एक कारण नहीं होता है, एक बड़ा कारण है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की बड़ी भूमिका है, क्योंकि इस समय में लोगों ने स्वतंत्र चिंतन करना स्टार्ट कर दिया था। नए नए आविष्कार हो रहे थे, नए नए रास्तों को खोजा जा रहा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो रहा था। इसी क्रम में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्गों की खोज होना स्टार्ट हुई। तो क्या केवल एक यही कारण था कि पुनर्जागरण हो गया था? नहीं, इन समुद्री रास्तों को खोजने के पीछे और भी कई कारण थे। व्यापार एक बहुत बड़ा कारण था इसके पीछे, क्योंकि इस समय के अंदर जब इन समुद्री रास्तों को खोजा जा रहा था, जो स्थलीय मार्ग से यूरोप और एशिया का व्यापार होता था, लैंड रूट से, वो बाधित हो रहा था। यूरोप वालों को एशिया की वस्तुएं मिल तो रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा कीमतों पे मिल रही थी। और यूरोप महाद्वीप को जब हम ज्योग्राफिकली यानी इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि यहाँ पे मसालों का और स्पेशली ब्लैक पेपर, काली मिर्च का बहुत ज्यादा महत्व था। इस समय के अंदर और भी ज्यादा था, प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में लेने के लिए। तो ऐसे में व्यापार भी बहुत महत्वपूर्ण हो चुका था, क्योंकि वो स्थल मार्ग से नहीं हो पा रहा था सहजता से। तो इसलिए यूरोप के देशों को जलीय मार्गों की खोज करनी पड़ी, और इसी क्रम में भारत और जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं वहां तक ये कंपनियां पहुंची थी, यूरोप के देश पहुंचे थे। इसके अलावा क्योंकि औद्योगिकरण का दौर और व्यापारी वर्ग का उदय, पूंजीवाद का, व्यापारी वर्ग का उदय, सामंती व्यवस्था कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही थी और एक नया वर्ग उभर कर सामने आ रहा था, व्यापारी वर्ग। अब ऐसे में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए और जो तैयार माल है उसको बेचने के लिए बाजारों की भी आवश्यकता थी, तो इसलिए भी दूसरे देशों की तरफ रुख किया गया। इसके अलावा हमने देखा कि स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, व्यापार सहजता से यूरोप के देश कर नहीं पा रहे थे। कस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो चुका था। इसी समय में ओटोमन एम्पायर को हम देखते हैं। तैमूर लंग के बाद में 1405 ईस्वी के बाद उसके पुत्र और उसके बाद में उत्तराधिकारी उतने सशक्त नहीं होने की वजह से ये जो हम कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील पढ़ते हैं, उसके दाएं और बाएं का जितना भी एरिया था उस पे, फिर जिसमें इराक का भी कुछ पार्ट आता है, ईरान का पूरा पार्ट आता है, मध्य एशिया के देश आते हैं, तो ये पूरा भाग जो था फिर धीरे धीरे विघटित होना स्टार्ट हुआ। इस पे जो है वो कब्जे होने लग गए। तो अलग अलग लोगों के अधिकार क्षेत्र की वजह से अब नहीं चाह रहे थे कि ये यूरोप के देश डायरेक्ट व्यापार कर पाए। यहाँ से यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों ने अधिकार कर लिया था। एशिया का अधिकांश व्यापार जो था वो अरब वासियों के हाथ में चला गया था। और भूमध्य सागर, अभी हम स्थिति देखेंगे मैप में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, कितनी ही बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनसे कौन से देशों की सीमा लग रही है, कौन से देश इनके कौन सी तरफ हैं, दाईं तरफ कौन सा है, बाईं तरफ कौन सा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भूमध्य सागर और यूरोपीय व्यापार जो था वो इटली वालों के हाथ में चला गया था। तो ऐसे में स्पेन, पोर्चुगल, इंग्लैंड, अभी जिन कंपनियों को हम देखने वाले हैं कि भारत में किस क्रम में ये देश, ये कंपनियां आई थी, तो हम जानेंगे कि यही देश क्यों इतने छटपटा रहे थे व्यापार करने के लिए दूसरे देशों की तरफ, नए समुद्री रास्तों की खोज के अंदर, जिसमें स्पेन और पोर्चुगल सबसे आगे थे खोज के अंदर।
भारत से व्यापार के द्वारा अधिक धन प्राप्त करने की लालसा भारत को कच्चे माल का ये रूप में और आपूर्ति यानी तैयार माल को यहाँ बेचने के लिए बाजार के रूप में देख रहे थे। तो बहुत से कारण थे जिसमें पुनर्जागरण एक कारण था, व्यापार एक कारण था, कच्चे माल की और बाजार की सुनिश्चितता एक अपने आप में बड़ा कारण था। तो बहुत से, और साथ ही साथ पोर्चुगल जैसा देश जहां का प्रिंस जो था वो इस बात को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहा था कि नए नए रास्तों को खोजा जाए, दिलचस्पी थी, इसीलिए क्या कहा जाता है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। तो उन्होंने बहुत अपनी तरफ से प्रयास किए कि जो भी नाविक, जो भी लोग जो हैं वो नई नई खोजों में लगे हुए हैं, नए नए रास्तों को ढूंढ रहे हैं, उनको और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें आर्थिक रूप से भी प्रोत्साहन दिया जाए। तो जिसके चलते भी नए रास्तों को खोजा जा रहा था। इसी क्रम में वास्को डी गामा जो थे वो भारत पहुंचे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैप को कि पहले जो भारत तक पहुंचने का रास्ता हम जानते हैं कहां से था, लाल सागर वाले रूट को। तो इस वाले ये आपको यहाँ पे सबसे पहले मेडिटेरियन सी को ही देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट लोकेशन है अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल उत्तर में, और ये आप पूरा यूरोप देख पा रहे हैं, यूरोप के दक्षिण में ये आपको दिखाई दे रहा है काला सागर। अभी जब हम टर्क्स की बात कर रहे थे तो ये आपको आधुनिक टर्की, वर्तमान में जो टर्की है वो दिखाई दे रहा है। और जब हम तैमूरलंग की बात कर रहे थे, हम इस वाले एरिया की बेसिकली बात कर रहे थे। ये आपको कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील दिखाई दे रही है, इसके दाएं और बाईं तरफ के एरिया को, जिसमें मध्य एशिया के 5 देश जो हैं वो भी आते थे। कौन से? अफगानिस्तान, इसके अलावा किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। अफगानिस्तान का कुछ पार्ट मध्य एशिया में, अफगानिस्तान को छोड़ के ये 5 देश आते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो नियंत्रण था वो अब धीरे धीरे जो है वो यूरोप के हाथ से निकलता जा रहा था। तो लैंड रूट उनके लिए नहीं बचे थे, इस नाते इनको क्या करने पड़े, जलीय मार्गों की खोज करनी पड़ी। अब इसी क्रम में हम देखते हैं यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप 1487 ईस्वी में जो बार्थोलोमो डियास था वो कैप ऑफ गुड होप तक तो इस पहुंच चुका था, यूरोप से यहाँ अफ्रीका के इस बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु तक यहाँ तक पहुंच चुका था, लेकिन भारत तक नहीं पहुंच पाया था। इससे आगे वास्को कोलंबस भी इसी क्रम में भारत के ही समुद्री रास्ते को खोजने के क्रम में आगे बढ़ा, लेकिन अमेरिका के रास्ते को ढूंढ निकाला। अब हम देखते हैं कि पोर्चुगल निवासी वास्को डी गामा जो है वो यहीं से होते हुए और कहां पहुंचा, भारत के कालीकट। अब हम डिटेल में देख लेते हैं चीजों को। तो भारत में पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत आने का समुद्री जलीय मार्ग खोज निकाला, कालीकट तक ये पहुंचे। कालीकट में उस समय हिंदू शासक जमोरिन का रूल हुआ करता था, जमोरिन उपाधि थी उस समय में। यहाँ पे हिंदू शासक के द्वारा खूब स्वागत किया गया, और जब वास्को डी गामा वापस गया तो वापस जाने पे जो सामान यहाँ से लेकर गया था उसके कई गुना पैसे वहां पे मिले, खूब प्रॉफिट हुआ वास्को डी गामा का। तुरंत ही 1500 ईस्वी में ही दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति जो था वो भारत पहुंच गया, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल। अब क्योंकि वास्को डी गामा का नाम सबको ध्यान रहता है तो इस तरह के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था जो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वास्को डी गामा आया था, उसी रास्ते से भारत तक पहुंचा। इसके बाद 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आ गया था, ये बात भी आपको फैक्ट के रूप में पता होनी चाहिए। भारत में आने वाली कंपनियों का अगर क्रम देखें तो क्योंकि पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा जो भारत पहुंचा, तो सबसे पहले तो स्वाभाविक है कि कौन आएंगे भारत में, पुर्तगाली। आए भी पुर्तगाली थे, इसके बाद में आए थे डच, इसके बाद में आए थे ब्रिटिशर्स, उसके बाद में आए थे डेनिश, उसके बाद में आए थे फ्रांसीसी, और फिर स्वीडिश आए थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन और इसके अलावा फ्रांस, क्योंकि इन्हीं के बीच जो सबसे लंबे युद्ध हुए, कार्नेटिक वॉर्स, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा ये लंबे समय तक रहे और हमें पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों से तो बाद में आजाद होने के, जब भारत आजाद हो गया उसके बाद जो है वो गोवा, पांडिचेरी ये सब खाली करवाने पड़े थे, इनको यहाँ से भेजना पड़ा था, ये खाली करने को तैयार ही नहीं थे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कंपनियां आई थी वो देश यूरोप में आखिर है कहाँ, तो ये आपको दिखाई दे रहा है पोर्चुगल। नए रास्तों को ढूंढने के अंदर पुर्तगाल और स्पेन दोनों इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये आपको स्पेन दिखाई दे रहा है, पर क्योंकि स्पेन की कोई कंपनी भारत में तो नहीं आई थी उस समय, तो ये आपको पोर्चुगल दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहले भारत आए। इसके बाद ये आपको फ्रांस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको हॉलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड दिखाई दे रहा है। हम नीदरलैंड कहते हैं स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नीदरलैंड, इसको हॉलैंड भी कह दिया जाता है। तो यहाँ के निवासी ये आए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्रिटिश आइल्स दिखाई दे रहा है, और ये आपको दिखाई दे रहा है यूनाइटेड किंगडम।
इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डैन भी आए थे, तो ये डेनमार्क। डच कहाँ के थे? तो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच कहते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद जो भारत में आए थे वो आए थे डच यानी नीदरलैंड के लोग, और उसके बाद में आए थे ब्रिटिशर्स, उसके बाद में आए थे डेनमार्क के लोग, उसके बाद में आया था फ्रांस। काफी लेट, पुर्तगालियों के लगभग 100 साल के बाद जो है वो डच भारत में आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली, क्योंकि 1498 में खोज हो गई, इन्होंने कोई ज्यादा देर नहीं की, समय नहीं लगाया, तुरंत ही यहां पर पहुंच गए, और 1502 में तो वास्को डी गामा खुद ही वापस आ गए थे। तो 1503 के अंदर कोचीन के अंदर इन्होंने, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली थी, इस पे लगाना स्टार। इसी तरह के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और वो कहाँ की थी? कोचीन में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यह भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था 1505 के अंदर। 1509 में, 1505 से 9 तक ये गवर्नर रहा था। जैसे हम ब्रिटिश इंडिया को पढ़ते समय, आधुनिक भारत को, इतिहास को पढ़ते समय हम देखते ना कि कौन कौन ब्रिटिशर्स, कौन कौन गवर्नर थे, कौन गवर्नर जनरल थे, कौन वायसराय था, तो किस तरह से क्रम चला था। तो यहाँ पे जो पुर्तगाली थे उसमें भी कुछ 2 या 3 गवर्नर के नाम एटलीस्ट आपको ध्यान रखने हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी के नाते भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अल्मेडा है वो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। 1509 में उसने मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करके दीव पर अपना अधिकार कर लिया था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम बैक टू बैक ऐसा पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कोठी स्थापित की, इस पे अधिकार कर लिया, बंबई पे अधिकार कर लिया, पुडुचेरी कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कलकत्ता कैसे 3 जो गांव थे उनको मिला करके बना लिया। तो आपको दिमाग में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना कि फिर भारत के जो रूलर्स थे वो क्या कर रहे थे? हम कुछ भी नहीं कर रहे थे क्या इस समय में, कि बाहर की कंपनियां हैं वो आ रही हैं, पहले व्यापार के नाम पे आ रही हैं, फिर यहाँ पे राजनीतिक सत्ता जो है वो स्थापित कर रही हैं। तो भारतीय जो राजा थे वो कुछ भी नहीं कर रहे थे क्या, रूलर्स? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर भारत में क्या चल रहा था, इस समय में दक्षिण भारत में क्या चल रहा था। अगर हम बात करें 1498 जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा, इस समय के अंदर भारत क्या चल रहा था, और इवन 1500 से लेकर 1600 के बीच भारत में क्या चल रहा था। जब हम बात करते हैं उत्तर भारत की, तो हम जानते हैं कि 1526 बाबर पानीपत के युद्ध से लेकर के 1526, और या फिर यूं कहें 1556 अकबर से लगा करके, और 1707 औरंगजेब तक मुगलों का जो था वो अच्छा खासा रूल था इंडिया के में, है ना। मुगलों ने हमारे सांस्कृतिक रूप से, हम आर्थिक रूप से, कला के क्षेत्र में, हर तरीके से हमारा अच्छा वर्चस्व चल रहा था मुगलों के समय, जब मुगल शासक जो थे वो शक्तिशाली थे। किस समय तक थे? औरंगजेब के समय तक थे। अब हम बाकी इनके अंदर नहीं जा रहे हैं कि अकबर के समय में ज्यादा कला संस्कृति को बढ़ावा मिला, औरंगजेब के समय क्या क्या मामले चल रहे थे, उस पर नहीं जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो पावरफुल रूलर्स थे मुगल डायनेस्टी के, मुगल वंश के, वो कौन थे? तो बाबर का शासनकाल क्योंकि 4 ही साल का था, फिर हुमायूं के बीच में एक बैरियर आ गया। कुल मिलाकर के अकबर से अगर हम स्टार्ट करें 1556 से 1605 में अकबर की मृत्यु, तो अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। यहां तक का मामला जो था वो मुगलों के अंडर में था, है ना। उत्तर भारत पे तो स्पेशली उनकी पकड़ अच्छी थी। दक्षिण भारत को जब हम इस समय के अंदर 1498, 1509, 1530, इस समय में जब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो वैसे तो यूट्यूब पे ही क्लास रखी हुई है जो विजयनगर और बहमनी किंगडम है, क्योंकि दक्षिण भारत शायद आपको सबसे ज्यादा बॉदर करता है। उत्तर भारत को फिर भी आप इजी मैनर में पढ़ ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि दक्षिण भारत के थोड़े नाम भी अलग होते हैं, और वहां की जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है या जो नाम है वो थोड़े अलग होने की वजह से थोड़ा सा मामला कलिष्ठ लग सकता है। और विजयनगर और बहमनी दोनों ही इंपॉर्टेंट किंगडम थे अपने समय के, तो ऐसे में उन दोनों साम्राज्यों को पढ़ना तो जरूरी हो जाता है। तो विजयनगर बहमनी रखा हुआ भी है, आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं। तो विजयनगर में इस समय में, क्योंकि कृष्ण देव राय तुलु डायनेस्टी का रूलर, जिसकी बाबर ने भी प्रशंसा की थी तुजुक बाबरी में, 1509 से लेकर 1530 तक कृष्ण देव राय, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट वनडे एग्जाम में, स्पेशली 1509 से 1530 तक विजयनगर में तुलु वंश के शासक कृष्ण देव राय ने रूल कर रहा था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली शासक था। अब कृष्ण देव राय का पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध थे,
तो ऐसे में पुर्तगालियों को जो सुविधा देनी थी, जो व्यापार में ईज देनी थी, वो सब कृष्णदेवराय के द्वारा दिए गए। तो कोई इश्यू इनको आया नहीं। पुर्तगालियों के साथ डिस्प्यूट होता तो ऑब्वियस सी बात है, कृष्णदेवराय शक्तिशाली रूलर था, भगा देता यहां से, लेकिन उसके संबंध अच्छे थे। अब बात करें बहमनी की, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं ना कि किस तरह से गोवा पे पुर्तगालियों ने कब्जा जमा लिया, तो ऐसे में विजयनगर देख लिया। अब बात आती है बहमनी। तो बहमनी जो है वो 1484 के बाद से धीरे धीरे विघटित होने लग गया था। बहमनी साम्राज्य, बीदर, बरार टूटा, उसके बाद में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये सारे धीरे धीरे टूट के अलग होना स्टार्ट हुए। तो ऐसे समय में फिर जब साम्राज्य विघटित होता है तो हम इतिहास में पढ़ते ही हैं कि जब एक बड़ा साम्राज्य टूटता है, उसमें विघटन होता है, तो ऐसे में छोटे छोटे रूलर्स जो हैं वो सामने आते हैं और फिर वो उतने जल्दी उतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाते हैं जितने बड़े साम्राज्य का जो रूलर होता है वो होता है। तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि विजयनगर बहमनी साम्राज्य में क्या चल रहा था और उत्तर भारत में कौन से रूलर्स थे। ठीक है, तो इन कंपनियों को ऐसा नहीं था कि ये आकर के सीधे यहाँ पे कंपनियां अपनी कोठियां, व्यापारिक कोठियां स्थापित कर लेती थी या फैक्ट्रियां जिन्हें हम कहते हैं वो स्थापित कर लेती थी। नहीं, हम जानेंगे कैसे मुगल दरबार में बकायदा इनको गिड़गिड़ाना पड़ता था, रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, जो रूलर होता था उसको प्लीज करना पड़ता था, तब जाकर के इनको परमिशन मिलती थी। और कभी परमिशन ऐसी भी मिलती थी कि वापस भी ले ली जाती थी परमिशन, कि नहीं दे रहे हैं। पहले कह दिया हाँ आप सूरत में कोठी बना लो, अंग्रेजों को कह दिया, लेकिन बाद में जब पुर्तगालियों ने और अन्य व्यापारियों ने, जो हमारे स्थानीय व्यापारी थे, उन्होंने विरोध किया कि अंग्रेजों को क्यों सूरत में कोठी बनाने दे रहे हो, तो वापस ले ली जहांगीर ने परमिशन। तो ऐसा भी हुआ है। तो ऐसा नहीं कि इतना इजी मैनर में, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उतना इजी मैनर में ये आए और यहाँ पे आके व्यापार स्टार्ट कर दिया। नहीं, इन कंपनियों की आपसी भी तो झगड़े चल रहे थे, यूरोप में भी लड़ते थे, यहाँ पे भी लड़ते थे, तो इनके आपसी झगड़े भी चलते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी मैनर में, बहुत इजी टास्क था उस समय में, ट्रेड इजी नहीं था। लेकिन क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम फैक्ट्स को जानें, इतिहास को समझें, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, तो और ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। 1509 में, अब क्योंकि पहला पुर्तगाली गवर्नर आ चुका है, 1509 में मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करके इसने दीव के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। ब्लू वाटर पॉलिसी इसकी इंपॉर्टेंट थी। शांत जल की नीति ये क्या है? तो पुर्तगालियों को लग रहा था कि अगर हमें भारत से व्यापार करना है और इस पे अपनी पकड़ बनाए रखनी है, तो जरूरी है कि हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पे हमारा ना एकाधिकार हो, मोनोपोली हो। तो इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। यह पॉलिसी हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगीज नियंत्रण स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने स्टार्ट की थी। अल्मेडा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का, और क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी इसने दी थी, इसी की नीति थी, इस नाते इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वो यहाँ पे गवर्नर बनकर आया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगीज सेना में इसने भारतीयों की भर्ती करना स्टार्ट कर दिया था। पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए इसने प्रोत्साहित किया ताकि जो पुर्तगाली हैं वो यहाँ पे बस सकें। अपने क्षेत्र में सती प्रथा पे रोक लगानी स्टार्ट कर दी थी। बीजापुर के आदिल शाह से, अब देखिए बीजापुर, क्योंकि बहमनी किंगडम के टूटने के बाद 1489 में बीजापुर और अहमदनगर दोनों अलग हो गए थे, तो इनके विघटन के बाद अब क्योंकि इतना पावरफुल रूलर नहीं रह पाता, तो ऐसे में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। और फिर गोवा को तो हमने जाकर के 1961 में जाके इन पुर्तगालियों से हटाया। इन्होंने कहा ये तो पुर्तगाल का ही है गोवा, हम कैसे दे दें, हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारे लोग हैं यहाँ पे। आज भी जब आप कभी गोवा घूमने गए होंगे या कभी जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ का जो कल्चर है, जो एनवायरमेंट, जिस तरह से घर बने हुए हैं, नॉट एनवायरमेंट, जिस तरह से घरों की डिजाइन है, जो पुराना गोवा है, जो नए घर हैं वो नहीं, पुराने वाले, तो आप पाएंगे कि कुछ उसी तरह का कल्चर आपको देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्व एशिया में अगर हम बात करें पुर्तगालियों की, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में मलक्का पे नियंत्रण स्थापित कर लिया इन्होंने। फारस की खाड़ी पर स्थित हारमूज पर अधिकार कर लिया। गोवा पे 1510 में अधिकार किया था, मलक्का को 1511 में, और हरमुज पे 1515 में इन्होंने अपना, पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। अभी तक बाकी यूरोपीय कंपनियां आई नहीं है इस तरफ, तो पुर्तगालियों ने एडवांटेज लिया, क्योंकि खोजा भी तो इन्हीं ने है। इसी पुर्तगाल के प्रिंस ने ही तो हेनरी द नेविगेटर इतना प्रोत्साहन दिया था, उसी क्रम में वास्को डी गामा जो है वो भारत पहुंचा था, तो इतना एडवांटेज तो लेना बनता है। इसने गोवा को राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी उभारा था। इसके बाद में नीनो दी कुन्हा जो है वो गवर्नर बनकर आया। गोवा को पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बना दिया। इसने मद्रास में सेंट थॉमस,
हुगली बंगाल में, दीव में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करना स्टार्ट कर दिया था। बंगाल का जो शासक था मसूद शाह, इसके द्वारा पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव इसमें व्यापारिक कंपनी की अनुमति दे दी थी, क्योंकि ये तो परमिशन मांगने जाते थे ना पहले। जहां कहीं पे जिस किसी रूलर का रूल होता था वहां उसके पास परमिशन के लिए जाते थे, क्योंकि इतना तो पुर्तगालियों को भी अंदाजा था कि अगर हमने डायरेक्ट इंटरवेन किया, अगर हमने सीधे यहाँ पे व्यापार में और हर जगह मोनोपोली लागू करने की कोशिश की, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के जो रूलर हैं वो हमें खदेड़ देंगे, भगा देंगे यहाँ से। तो बाकायदा परमिशन, लेकिन हाँ कभी कभी युद्ध भी किए जाते थे इनके द्वारा, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम्बल रिक्वेस्ट ही की जाती थी। अकबर की अनुमति से इन्होंने हुगली के अंदर कंपनी की स्थापना की थी, क्योंकि अकबर ने रूल किया था 1605 ईस्वी तक, और अकबर जब तक रूल कर रहा था तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम कहते हैं, जिसने भारत को उपनिवेशी बना लिया बाद में, तो ब्रिटिश की कंपनियां भी यहाँ पे आ चुकी थी। शाहजहां ने हुगली को पुर्तगालियों के अधिकार से छीन लिया था। उन्होंने पश्चिमी तट पे सालसेट, दमन और बंबई तथा पूर्वी तट की बात करें, यानी पश्चिमी तट पे भी और पूर्वी तट पे भी, बंगाल की खाड़ी की तरफ भी और इसके अलावा इन्होंने अरब सागर की तरफ भी, दोनों ही जगह अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्र जो थे वो अपने के अंदर शामिल कर लिए थे। तो सालसेट, दमन, बंबई ये कहाँ है? पश्चिमी, हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे। और अगर पूर्वी तट की बात करें तो मद्रास में सेंट थॉमस, बंगाल में हुगली, ये बस्तियां भी इन्होंने स्थापित की थी। 16वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली शक्ति धीरे धीरे कम होने लग गई। कारण क्या था? कुछ धर्मांतरण, तो ऐसे चीजों को तो स्थानीय लोग पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ धर्मांतरण को लेकर के विरोध हुआ, कुछ जिस तरह से व्यापार पे मोनोपोली चल रही थी उसको लेकर विरोध हुआ, कुछ ये थोड़ा सा यहाँ में राजनीति के अंदर शामिल होने लग गए थे। बड़ा कारण ये भी था कि इनका ध्यान ब्राजील की तरफ ज्यादा बढ़ गया था। अफ्रीका महाद्वीप पे कब्जा जमाने में, ब्राजील पे अधिकार करने में इनका ज्यादा ध्यान चला गया, जिसके चलते भारत पे धीरे धीरे इनकी पकड़ जो थी वो कमजोर होती चली गई। और फिर 16वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, पुर्तगाली शक्ति धीरे धीरे कम होने लग गई। उन्होंने दमन, दीव और गोवा को छोड़कर भारत में अपने सभी अधिग्रहित क्षेत्रों को खो दिया था धीरे धीरे। पुर्तगालियों की भारत को देन क्या थी? ये सबसे पहले आए समुद्री रास्ते से, अगर बात करें तो बाकी व्यापार तो चलता ही था, तो समुद्री रास्ते से सबसे पहले आए और काफी लंबे समय तक मोनोपोली बनाए रखी। तो यहाँ पे भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आना पुर्तगालियों की देन था। भारत में तंबाकू की खेती का विकास करना, ये भी इनकी देन था। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन भी इन्हीं की देन था। और अलग अलग प्रकार के फल विदेशों से ये भारत लेकर आए थे। आलू को, लाल मिर्च को, इनको मक्का को इंट्रोड्यूस करने वाले, मध्य अमेरिका से यहाँ लेकर आने वाले यही थे पुर्तगाली। इसके अलावा जापान के साथ व्यापार को बढ़ाने में भी इन्हीं का बड़ा रोल था पुर्तगालियों का। बाकी आप इनके जो कस्टम्स, रिचुअल्स ये सब देखने हैं तो फिर आप गोवा एक बार विजिट करके आ सकते हैं। इसके बाद में आए थे डच। अभी हमने मैप में देखा था नीदरलैंड को, नीदरलैंड या हॉलैंड भी जिसे कह दिया जाता है। तो नीदरलैंड के निवासी डच, ये फिर दूसरे नंबर पे भारत आए थे। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे जो पुर्तगालियों के बाद भारत में आए। इनकी कंपनी का नाम था, नाम ध्यान रखना है आपको, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। अब जहां पे, अब कंपनी का नाम अगर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा जहां नीदरलैंड लिखा हुआ है, इसका मतलब डच कंपनी की बात हो रही है। डचों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो की थी वो की थी 1605 ईस्वी में मुस्लीपट्टनम। इसको आपको कहीं कहीं मछलीपट्टनम लिखा हुआ भी मिल सकता है, मुस्लीपट्टनम या मछलीपट्टनम में की थी। तो पहली फैक्ट्री तो आपको सभी की ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस तरह के। डचों का भारत में प्रथम दल जो है वो कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आया था। बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना, बंगाल के अंदर पहली जो स्थापना की थी वो पीपली के अंदर की थी। डचों के द्वारा स्थापित कारखाने कौन कौन से थे? तो पहला तो मुस्लीपट्टनम में हमने देखा ही, दूसरा जो था वो पतोपल्ली, निजामपट्टनम इसको कहते हैं, तीसरा जो था वो पुलिकट में किया था। इसके बाद में सूरत में भी और विमलीपट्टनम में, कराईकल में, चिनसुरा में, कोचीन में, कासिम बाजार में, बालासोर में और नागपट्टनम में भी इन्होंने अपने कारखाने या फैक्ट्रियां जो थी वो स्थापित की थी। लेकिन इन डचों को तो अंग्रेजों ने भगा दिया था यहाँ से। मुख्यालय जो था वो इनका पुलिकट को डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र और मुख्यालय बनाया। यहाँ पे फिर से स्टार लगाना कि डचों ने अपना मुख्यालय किसे बनाया था? तो पुलिकट को बनाया था। 1690 में पुलिकट के स्थान पे बाद में नागपट्टनम को अपना मुख्यालय बनाया। क्वेश्चन कुछ इसी तरह से पूछे जाते हैं कि डचों ने अपना मुख्यालय सबसे पहले नागपट्टनम में बनाया।
अब अगर आपको ये ध्यान नहीं है कि नागपट्टनम में बाद में बनाया था और मुसलीपट्टनम में पुलिकट में पहले बनाया था, तो क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना रहती है। तो ध्यान रखना है, पहले पुलिकट में बनाया था डचों ने, उसके बाद केंद्र जो बनाया था वो बनाया था नागपट्टनम को अपना मुख्यालय। इनके द्वारा डचों ने जो फोर्ट बनाए थे, ये बेसिकली फोर्ट क्यों बनाते थे? बेसिकली ये किले बंदी करना और ये जो व्यापारिक कोठियां थी, इनकी स्थापना या इनको बनाने के पीछे कारण ये था कि अलग अलग देशों की कंपनियां यहाँ पे व्यापार कर रही हैं, तो इनकी आपसी झगड़े भी तो होते थे। तो अपने सामान को रखने के लिए, अपने लोगों को रहने देने के लिए, इन सब के लिए ये निर्माण कार्य करवाते थे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि किस तरह से फोर्ट्स बनाए गए थे। तो यहाँ पे स्थापित फोर्ट, तो चिंसुरा के अंदर भी इन्होंने फोर्ट बनाया था और कोची में भी इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी 1653, और दूसरा फोर्ट विलियम 10 साल बाद 1663 के अंदर। डचों ने मसाला द्वीप इंडोनेशिया में पुर्तगालियों से जीता था। किसको? इंडोनेशिया को। और डचों का ध्यान जो ज्यादा था वो मसालों के व्यापार पे ज्यादा होने की वजह से इंडोनेशिया और जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थे उन पे इन्होंने अपना ज्यादा ध्यान लगाया था। जावा पे, क्योंकि इंडोनेशिया क्या है? द्वीपीय देश है, जिसके हम अलग अलग द्वीप पढ़ते हैं। सुमात्रा है, जावा है, लंबोक है, ये सारे क्या है? द्वीप है, आइलैंड है इंडोनेशिया के। डचों ने मलक्का तथा सिलोन यानी श्रीलंका को भी जीत लिया था। डचों ने जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है, डचों ने जकार्ता को जीतकर नए नगर बेटविया की स्थापना भी की थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने, जिस समय में औरंगजेब रूल कर रहा था, उस समय में 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार का अधिकार जो था वो डचों को भी दे दिया गया था। डचों की व्यापारिक व्यवस्था जो थी वो सहकारिता पे आधारित थी। सहकारिता में किस तरह से काम किया जाता है, जैसे अमूल डेयरी जो है वो हम पूरा पढ़ते हैं कि सहकारिता का कितना बेस्ट एग्जाम्पल है। भारत में डचों के आने से सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। भारत से भारतीय वस्त्र जो थे उनको निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो जाता है वो डचों को जाता है। वेद्रा बंगाल का जो युद्ध है 1759 में, इसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। वेड्रा ना होकर वेद्रा का युद्ध हम इसे कहते हैं, वेड्रा ना होकर वेद्रा का युद्ध 1759 में, जिसमें अंग्रेजों ने फिर इनको पराजित कर दिया था डचों को। अब बात करते हैं उनकी। पुर्तगाली आए, डच आए, ठीक है, इनके कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, पहला फोर्ट कहाँ बनाया। अब अंग्रेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने हम पे रूल किया। भारत ऑफिशियली जो है वो कॉलोनी बना ब्रिटिशर्स की, ब्रिटेन की, तो इस नाते इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो आज तक हमें देखने को मिलता है, तो इतने लंबे समय तक रूल करने के नाते अंग्रेज सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, ये कौन कौन से दरबार में गए, इन्होंने सबसे पहले कहाँ कोठी स्थापित करने की कोशिश की। तो अंग्रेज, ब्रिटिशर्स 1599 में लंदन में व्यापारियों के एक समूह ने मिलकर के एक कंपनी बनाई, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, कि हमें ना पूर्व की तरफ व्यापार करने के लिए कंपनी बनानी है। तो नाम भी कुछ इसी तरह रखा कि जो भी है पूरा नाम आप ध्यान रखेंगे, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, तो हमें पूर्व की तरफ व्यापार करने के लिए कंपनी बनानी है। पूर्व के देशों के व्यापार करना इसका उद्देश्य था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, अब क्योंकि वहां पे इनको परमिशन तो लेनी पड़ेगी। आज भी हम जानते हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, जो हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, वहां पे ट्रेड करती हैं, वहां पे अपनी फैक्ट्री भी लगाती हैं, कारखाने भी होते हैं, व्यापार भी करती हैं, सारे काम करती हैं, तो परमिशंस तो चाहिए ना, ऐसे ही तो नहीं हो सकता। तो ऐसे में यहाँ पे इंग्लैंड की महारानी यानी अपने ही देश की महारानी से इन्होंने सबसे पहले परमिशन ली कि क्या हम व्यापार करने जाएं क्या, क्योंकि कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि परमिशन हमें मिल जाए ताकि व्यापार करने में मोनोपोली हमारी रहे। कम से कम एक ब्रिटेन से तो एक ही कंपनी रहनी चाहिए, ताकि जो कंपटीशन है वो दूसरे देशों की कंपनियों से ही हो, खुद के ही देशों की कंपनियों के साथ ना हो। तो इसीलिए इन्होंने परमिशन लेनी चाहिए कि हमें मोनोपोली यानी पूर्व के जो देश हैं उनसे व्यापार करने की एकाधिकार, मोनोपोली हमें दे दो। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से 31 दिसंबर 1600 को इनको परमिशन मिली थी। महारानी एलिजाबेथ ने इस दिन सिग्नेचर करके इनको दे दिए थे कि ठीक है तुम कर लो व्यापार। इसीलिए बहुत सी बुक्स के अंदर ना 1601 ईस्वी भी दिया हुआ मिल जाता है। 31 दिसंबर 1600 लास्ट दिन था इस ईस्वी का, इस पूरे साल का, तो इस नाते तो 1600 में 15 वर्षों के लिए इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। इसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, ईस्ट इंडीज, तो EIC हम इसे
कह देते हैं शॉर्ट के अंदर। यह अधिकार कौन सा था कि समुद्री मार्ग से जो व्यापार होगा उस पे 15 सालों के लिए अधिकार आपका है। 1599 के अंदर यहाँ पे स्थल मार्ग से एक अंग्रेज आया था, जॉन मिल्डेन, ये भारत आया था। अब हम बात करें कि भारत में भेजे गए दूत, ताकि ये जो कंपनी है इसके लिए जगह और कुछ सहूलियतें मांगी जा सकें, तो जेम्स जो है, जेम्स प्रथम है, उसके द्वारा दूत भेजे गए थे। जेम्स प्रथम कौन है? ये है ब्रिटेन का राजा। कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया सबसे पहले। 1608 में हेक्टर नामक जहाज के ऊपर बैठ करके ये कैप्टन हॉकिंस जो था ये भारत आया और सूरत के बंदरगाह पे पहुंचा और इसने कहा हमें सूरत में कोठी स्थापित कर लेने दो। पहले कहा कर लो, बाद में कहा नहीं करनी है। कैप्टन हॉकिंस जो है वो बादशाह जहांगीर से मिलने के लिए पहुंचा। अब सन देखना आप, 1605 में ये पहुंचा है 1608 में, और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई है, 1605 ईस्वी के अंदर हुई थी, और 1608 में हॉकिंस पहुंचा है यहाँ पे। तो हॉकिंस ऑब्वियस सी बात है किससे मिलेगा? जहांगीर से परमिशन लेनी पड़ेगी। कैप्टन हॉकिंस बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा। जहांगीर ने पहले हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने की परमिशन दे दी, लेकिन बाद में क्योंकि स्थानीय सौदागर और पुर्तगालियों का विरोध करने के कारण पुर्तगालियों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे व्यापार करने दे सकते हैं, इनको ऐसी परमिशन नहीं दे सकते। स्थानीय व्यापारियों ने भी विरोध किया, तो ऐसे में फिर जहांगीर ने कहा नहीं, सूरत में नहीं कर सकते तुम कोई कोठी स्थापित। 1611 में इन्होंने मुसलीपट्टनम के अंदर जो है वो अपनी एक अस्थायी कोठी स्थापित कर ली थी। 1611 और मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मछलीपट्टनम में इन्होंने 1611 में एक अस्थायी कोठी स्थापित कर ली थी। 1612 में हुआ सवाली का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगीज सेना को हरा दिया था। इस बात से जहांगीर को थोड़ा लगा कि इन अंग्रेजों में कुछ दम तो है, ऐसा नहीं है कि पुर्तगालियों के विरोध के चलते हमने इनको सूरत में कोठी स्थापित नहीं करने दी, थोड़ा गलत हुआ। तो यहाँ पे क्या किया जहांगीर ने? इनको परमिशन दी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टार लगाना, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है? अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी कोठी स्थापित की कहाँ? मछलीपट्टनम में, सूरत में, और 2 जगह दे दी जाए, कोई कलकत्ता दे दिया जाए या किसी दूसरी जगह दे दिया जाए। तो ऐसे में ध्यान रखना है, सूरत में स्थायी कोठी 1613 ईस्वी में इन्होंने स्थापित की थी। फैक्ट्री की स्थापना का क्रम देखें तो दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन अस्थायी। 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री, इसीलिए एम्फेसिस दिया गया है स्थायी वर्ड पे, तो स्थायी फैक्ट्री जो थी वो स्थापित की थी। इसका अध्यक्ष बनाया था टॉमस एल्डवर्थ को, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, क्योंकि पहले महारानी ने 15 साल के लिए दिया था, तो ऐसे में बाद में कहा ठीक है आप लोग अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया व्यापारिक अधिकार को। इसके बाद सर टॉमस रो को भेजा गया। यहाँ पे सर टॉमस रो ने जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ये 1615 में सूरत पहुंचा था। 10 जनवरी 1616 को टॉमस रो जहांगीर से मिला, अजमेर पहुंचा। हॉकिंस कहाँ मिला था? आगरा में, ये बात भी ध्यान रखनी है। जहांगीर से मिल रहे हैं, चाहे हॉकिंस आया हो चाहे टॉमस रो आया हो, लेकिन जहांगीर से जो हॉकिंस आया था वो मिला था आगरा फोर्ट में, आगरा के अंदर, और ये कहाँ मिल रहा है? अजमेर में। तो राजस्थान का जीके जब पढ़ाया जाता है तो उस समय टॉमस रो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अजमेर में मिल रहा है, तो इस नाते तो जहांगीर से ये मिलने पहुंचा था अजमेर के अंदर। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार करने पर एकाधिकार यानी परमिशन ले ली थी, एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। अब देखिए बीदर, बरार, बहमनी साम्राज्य तो विघटित हो ही रहा था, धीरे धीरे वीक पड़ता ही जा रहा था, तो ऐसे में इन्होंने अधिकार ले लिया। 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पे अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना, क्वेश्चन इस तरह भी से भी पूछा जा सकता है, पश्चिमी तट पे पहला कारखाना, ऑब्वियस सी बात है सूरत में बनाया, और पहला स्थायी फैक्ट्री बनाई। और अगर बात करें पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट पे अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया था। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लेकर वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज, अब यहाँ पे जो डचों ने फोर्ट बनवाए, फोर्ट विलियम पूछा जाए तो डच बनवा कर गए, और कब बनवा कर गए? 63 के अंदर, सन भी ध्यान रखना है आपको, है ना। और अगर बात करें यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज की, वो 1663 के अंदर।
और इन अंग्रेजों ने 1639 में, और नाम ध्यान रखना है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। कहां पे की? मद्रास को पट्टे पे लेकर की। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय, जिसका विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी। अब अंग्रेजों को पुर्तगालियों से बंबई दहेज में मिला था। क्यों मिला था? उसके पीछे कारण क्या था? सोचिए, ये गजब बात है कि भारत का एक स्थान है और उस स्थान, और क्योंकि बंदरगाह होने के नाते और इंपॉर्टेंट स्थान हो जाता है। अब हम क्या देख रहे हैं कंटिन्यूअस मैनर में कि ये जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आ रही हैं, क्योंकि इनका काम था समुद्री रास्तों से व्यापार करने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। हाँ, बाद में इन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप करना धीरे धीरे स्टार्ट किया था, लेकिन हमें पूरे भारत के, प्रायद्वीपीय भारत को जब हम देख रहे हैं, ये पूरा जो तटवर्ती इलाका आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो गुजरात से, सूरत से हम बात करें, चाहे पूरा घूम करके, यानी यहाँ पे चाहे गोवा की बात करें, उसके बाद केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, करते करते जब हम पहुंचते हैं कलकत्ता, यानी बंगाल, हुगली, सबके सब कहां पे आपको कंटिन्यूअस मैनर में दिखाई दे रहे? बंदरगाहों की स्थिति के चलते कि कहां कहां ये क्या क्या काम कर रहे हैं। तो लोकेशन ध्यान रखना ज्यादा आपके लिए टास्क नहीं है, क्योंकि अगर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे भारत के अंदर लोकेशन अगर हम देख रहे होते इन कंपनियों के आगमन के समय से ही, तो हमारे लिए ज्यादा बड़ी टास्क हो जाती। अभी तो क्या देखना है? प्रायद्वीपीय भारत, और आपको तो कोस्टल एरिया में कि कौन कहां पे पहले आया था। ठीक है, और बार बार हम किसकी बात करें? मछलीपट्टनम बार बार आ रहा है, जिसको मछलीपट्टनम भी लिखा हुआ मिल जाता है। सूरत का नाम बार बार आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं बंबई की। पुर्तगालियों ने दमन, दीव पे, गोवा पे अच्छा खासा कब्जा जमा रखा था अपना। अब ऐसे, और बंबई पे भी। अब ऐसे में क्या जरूरी हो जाता है कि बंबई फिर इन अंग्रेजों के पास कैसे गया, और अंग्रेजों ने, यानी इस राजा ने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे लेकर कैसे बंबई पकड़ा दिया, व्यापार करने के लिए, वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए कैसे दे दिया। तो बंबई के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। इन पुर्तगालियों ने पहले बंबई पे अपना नियंत्रण कर रखा था। बाद में 1661 में जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ, तो विवाह के दहेज में इन अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने बंबई दहेज में दे दिया था। तो इस तरह से पुर्तगालियों से बंबई जो था वो चला गया अंग्रेजों के पास। राजा चार्ल्स ने क्या किया? 10 पाउंड वार्षिक किराए पे बंबई को पकड़ा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। स्थान कहाँ है? भारत में। दहेज में यूरोप के दो देश आपस में एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। गेराल्ड अंगियार को बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना अगर हम देखें, बंगाल की हम बात कर रहे हैं, भारत की नहीं, बंगाल के अंदर, क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से बंगाल को इन्होंने अपना केंद्र बना लिया था। जब तक 1911 में राजधानी दिल्ली नहीं लेकर गए थे अंग्रेज, तब तक पूरा का पूरा केंद्र बना हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी, और कलकत्ता केंद्र बना हुआ था। तो बंगाल के सूबेदार था इस समय शाह सुजा। इसने 1651 में एक फरमान जारी करके बंगाल को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार इन अंग्रेजों को दे दिया था। इन अंग्रेजों को कहा तुम 3000 रुपए दे दो वार्षिक, और तुम इस पे अपना एकाधिकार रखो। 1651 के अंदर ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली में पहली अंग्रेजी कारखाने का स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1651 में। जबकि इन अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी के अंदर तो मछलीपट्टनम में और 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री की स्थापना कर ली थी। अब इसके बाद में हम बंगाल को देख रहे हैं, तो 1651 में इन्होंने की कारखाने की स्थापना की। हुगली के बाद इन्होंने कासिम बाजार में, पटना में, राजमहल में अंग्रेजी कारखाने खोलने स्टार्ट कर दिए। 1686 आते आते, अब यहाँ पे आपको 1686, 88, 90 तीनों ही साल इंपॉर्टेंट है। 1686 से 90 के बीच अब ध्यान कीजिए, इस समय में उत्तर भारत में क्या चल रहा था, क्योंकि जब बात बंगाल की है तो हम जानते हैं कि मुगल शासक हों, चाहे हम अगर मध्यकाल से ही स्टार्ट करें, तो उस समय में गुलाम वंश से ही स्टार्ट करके देखिए, बंगाल पे सबकी नजर रहती है ना। तो ऐसे में दिल्ली में बैठा रूलर वो चाहेगा बंगाल पे तो उसका पूरा नियंत्रण हो। कारण क्या है? एक तो इतना अच्छा खासा उपजाऊ एरिया, एग्रीकल्चर टैक्स का सबसे बड़ा कारण रहता है कि भाई सबसे ज्यादा टैक्स एग्रीकल्चर से कलेक्ट करते थे ये रूलर्स। तो दूसरा, इतना बड़ा बंदरगाह होने के नाते तो इंपॉर्टेंट बहुत था, है ना। और लोकेशन जिस तरह से स्थिति है उसकी, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पूरा सिंचित क्षेत्र है वो वाला, तो बंगाल, और प्रेजेंट का बंगाल मत सोचिए आप, उस समय के बंगाल का मतलब है बांग्लादेश भी उसी में शामिल,
बिहार का हिस्सा भी उसी में शामिल, उड़ीसा का भी हिस्सा उसी में शामिल। इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने कैसे प्राप्त की। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इलाका बहुत महत्वपूर्ण था उस समय में। और खनिज संसाधनों के चलते जब भी मिनरल्स की बात आती है, हम छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, इनका नाम सबसे पहले लेते हैं। तो ध्यान कीजिए, उड़ीसा की जो लोकेशन है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है खनिजों के चलते, और ये तो आए यहाँ पे कच्चे माल के लिए थे। खैर वापस आते हैं यहाँ पे, 1686 में क्या हुआ था कि इनका औरंगजेब के साथ झगड़ा हुआ, और ऐसे में चलते इनको लगने लग गया अब अंग्रेजों को कि अब तो हम इनको हरा ही सकते हैं। उधर से इंग्लैंड से फरमान भी आ गया कि हाँ भाई ठीक है, तुम युद्ध कर लो। तो औरंगजेब इस समय में रूलर कौन था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हुई है 1707 ईस्वी के अंदर, तो 1707 तक औरंगजेब था। 1681 के बाद वैसे ही औरंगजेब जो है वो उत्तर भारत नहीं आया था, वो लगातार दक्षिण भारत के अभियानों में लगा हुआ था। वहां पे जिस तरह से डिस्प्यूट्स चल रहे थे उनको करने में, सॉल्व करने में, साथ ही साथ अपने बेटे के पीछे दौड़ता दौड़ता गया था। खैर वापस कभी उत्तर भारत औरंगजेब आ ही नहीं पाया था 1707 में अपनी मृत्यु तक। तो 1681 में और 1707 में आप देख पा रहे हैं, इस दौरान यहाँ पे 1686 में हम पढ़ रहे हैं, ऐसे समय में अंग्रेजों ने पंगा ले लिया सीधे सीधे औरंगजेब से। तो औरंगजेब की इतनी बड़ी पावरफुल लीडर था, रूलर था, और साथ ही साथ सेना भी इतनी बड़ी थी और नौसैनिक पावर भी बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में इन अंग्रेजों को तो हारना स्वाभाविक ही था। तो यहाँ पे 1690 में जाकर के सुलह हुई थी, और 1.5 लाख रुपए जुर्माने के साथ, और जब इन्होंने घुटने टेक दिए, खूब माफी मांगी, जाकर के 2 दूत भेजे गए बाकायदा औरंगजेब के दरबार में, और उससे माफी मांगी, सारा काम हुआ, 1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया, और उसके बाद इनको अपनी जगह वापस भी लौटा दी थी। तो औरंगजेब का अंग्रेजों के साथ बिल्कुल युद्ध हुआ था। ऐसे में अंग्रेजों की हार हुई थी उसके अंदर, फिर इन्होंने जैसे तैसे करके माफी ले ली थी। ये 1686 की घटना है, और 1690 में जाकर के वापस इनको इनके क्षेत्र पकड़ा दिए थे। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने, अब ये तीनों ही जगह इंपॉर्टेंट है, इन्हीं तीनों को मिला करके कलकत्ता बना था, जिसको पहले कालिकाता कहते थे। देखिए, सुल्तानती, कोलिकाता और गोविंदपुर, ये तीनों की जमींदारी जो थी वो इन अंग्रेजों को सौंप दी थी। इन्हीं तीनों को मिला करके कलकत्ता बना था। क्या है, सुल्तानती या सुतीनाता भी लिखा हुआ मिल जाता है इसका नाम। तो सुल्तानती, कोलिकाता और गोविंदपुर। उस समय जो सुल्तानती है, कोलिकाता है और गोविंदपुर है, उसका जमींदार जो था वो इब्राहिम खां था। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वनडे एग्जाम ज्यादा पूछना प्रेफर करता है कि एक इतना ही महत्वपूर्ण, इतना बड़ा केंद्र जो 1911 तक केंद्र बना रहा था इन बंगाल प्रेसिडेंसी, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उसमें भी कलकत्ता की बात हो रही है तो और भी इंपॉर्टेंट। तो पूछा जा सकता है कि इस समय में यहाँ पे किसका कौन, इसके सूबेदार का नाम क्या था, और साथ ही साथ यहाँ पे जमींदार कौन था। इन तीनों को मिलाकर के एक नए नगर कलकत्ता की नींव रखी इन अंग्रेजों ने, और इसका संस्थापक, कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जाव चौरनॉक को। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। इससे पहले फोर्ट विलियम को हम कोची में पढ़कर आए थे 1663 में, जो डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 में की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और इसका गवर्नर इन्होंने नियुक्त किया था चार्ल्स आयर को। 1700 में कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर इन्होंने घोषित किया, और 1911 तक ये लगातार इनकी राजधानी बना रहा था। फर्रुख सियार का फरमान फिर से अंग्रेजों के व्यापार करने में, और अन्य जो देशों की आई हुई कंपनियां थी, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे, क्योंकि 1664 में फ्रांसीसी भी आ गए थे, और चाहे वो डेन हो, डेनमार्क से आए हुए, इन सभी के लिए अब क्योंकि हम पहुंच चुके हैं 1700 तक में, अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा बैक जाके फर्रुख सियार की। 1707 में हुई है औरंगजेब की मृत्यु। इसके बाद जो मुगल डायनेस्टी के रूलर थे वो उतने पावरफुल नहीं थे। इसी क्रम में जब फर्रुख सियार राजा बना, तो फर्रुख सियार जो था, उसकी कोई बीमारी का इलाज इन अंग्रेजों के डॉक्टर ने ठीक कर दिया था फर्रुख सियार को, जिसका नाम था हैमिल्टन, सर्जन हैमिल्टन, या आप डॉक्टर के नाम से ध्यान रख सकते हैं, डॉक्टर हैमिल्टन। इसने बीमारी का इलाज कर दिया। तो फर्रुख सियार इतना खुश हो गया कि इसने एक फरमान जारी कर दिया। बादशाह फर्रुख सियार ने इस समय में इन अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी किया, और उसमें क्या बातें लिखी गई, ये अंग्रेजों के और भी ज्यादा फेवर में मामला चला गया। बंगाल में 3000 रुपए वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके सभी व्यापार में सीमा शुल्क, जो कस्टम ड्यूटी होती है, उससे मुक्त कर दिया गया। कितना बड़ा फेवर था ये अंग्रेजों का। कलकत्ता के आसपास के 38 गांव खरीदने का अधिकार दे दिया। बंबई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट दे दी,
और सूरत में 10,000 रुपए वार्षिक कर देने पर कंपनी के सभी आयात निर्यात को कर से मुक्त कर दिया गया। कितने कम पैसों में इतने बड़े बंदरगाह जहां से इतना ज्यादा ट्रेड होता था, उसको बहुत सस्ते में यानी बहुत ही कम पैसों के अंदर इनको ट्रेड फ्री ट्रेड दे दिया गया कि आपको कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी है आयात और निर्यात पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। तो बहुत बड़ा फेवर इन अंग्रेजों का हो गया था। धीरे धीरे एक एक करके अंग्रेजों के फेवर में चीजें आती गई और जिसके चलते ये अंग्रेज जो थे वो यहाँ पे फिर अपनी मोनोपोली बनाने में जो थे वो कामयाब हुए। अब इसके बाद में अंग्रेजों के बाद आए डेन जो है वो 1616 ईस्वी में भारत आए थे। पहली फैक्ट्री इन्होंने 1620 में, देखिए चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे डेन हो, चाहे फ्रांसीसी हो, पहली और दूसरी जो फैक्ट्री है वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है और एक या दो फोर्ट जो बनाए गए हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। पहली फैक्ट्री 1600, क्योंकि ये वो सेगमेंट है कि आपको 8-10 फैक्ट याद है, वहीं से अगर इन केस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप तुरंत सही कर देंगे और आपको 8-10 ही फैक्ट यहां से याद करने थे। 1620 में त्रावणकोर में इन्होंने अपनी फैक्ट्री पहली कोठी स्थापित की थी। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1676 में सेरामपुर बंगाल में स्थापित की थी। 1745 में इन डेन लोगों को तो अंग्रेजों ने बहुत जल्दी भगा दिया था, सभी फैक्ट्रियां इन्होंने अंग्रेजों को बेच दी और ये भारत छोड़कर चले गए। इसके पीछे ये कारण केवल एक कारण नहीं था कि भारत से को छोड़ के जाने के पीछे केवल अंग्रेज कारण थे, नहीं, चाहे वो फ्रांसीसी हों, चाहे वो पुर्तगाली हों, चाहे वो डच हों, कारण अन्य भी थे। जैसे फ्रांसीसियों को तो इस वजह से भी बैक स्टेप लेना पड़ा भारत के अंदर क्योंकि वो जहां पे यूरोप में भी लड़ रहे थे। कार्नेटिक वॉर्स को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जब ये जो फ्रांसीसियों की कंपनी थी उस पे फ्रांस की गवर्नमेंट का डायरेक्ट उस पर नियंत्रण था। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या सहायता करती है, गवर्नमेंट क्या नीति बनाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो फ्रांस के जाने की वजहें अपनी थी। इसके अलावा पुर्तगालियों के जाने की वजहें अपनी थी। उन्हें धीरे धीरे यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने राजनीति में और धर्म में उन्होंने हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया, लोगों ने धीरे धीरे पसंद करना बंद कर दिया। इसके अलावा युद्ध में भी शामिल हो गए। इसके अलावा अपना ध्यान व्यापार के लिए दूसरे देशों पे भी लगा दिया। तो बहुत से ऐसे कारण थे कि ये इन अंग्रेजों की इंडोनेशिया में और यहाँ पे ज्यादा दाल गलने नहीं दी क्योंकि पुर्तगाली पहले पहुंच गए, फिर डच भी पहुंच गए, डच ने पुर्तगालियों को भी हरा दिया। तो ऐसे में डच वहां पे अपना कंट्रोल बनाए हुए थे। तो डच लोगों ने भारत में थोड़ा बैक स्टेप ले लिया। तो कोई एक कारण नहीं था कि केवल अंग्रेजी यहाँ क्यों बचे, यही सर्वे सर्वा थे क्या, नहीं, यूरोप की बाकी कंपनियां भी काफी पावरफुल थी उस समय में, लेकिन ध्यान अलग अलग जगहों पे होने की वजह से अंग्रेजों ने अपना सारा ध्यान यहीं पे सबसे ज्यादा लगाया। जब भारत उनके पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया तो फिर उन्होंने अपना फैलाव करना आसपास के क्षेत्रों में स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं फ्रांस की। डेन आए, डेनमार्क के लोगों को हम डेन कह रहे हैं, तो डेन आए, यहाँ पे आए, फिर उसके बाद में ये चले गए अंग्रेजों को ही बेच बाच करके। लुई 14वें के मंत्री, अब क्योंकि फ्रांस की जब क्रांति हम पढ़ते हैं, लुई यहाँ के राजा को डिस्कस करते हैं, तो लुई 16वें को उस समय में हम डिस्कस करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं लुई 14वें की। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब इन कंपनियों के नाम में तो आपको इश्यू नहीं आने वाला। नीदरलैंड की कंपनी का नाम है तो साथ में नीदरलैंड है, फ्रांस की कंपनी का नाम है तो फ्रेंच लिखा हुआ आ रहा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, जो ब्रिटेन की जो कंपनी है उसका नाम आप ध्यान रखेंगे, जिसको हम शॉर्ट में EIC कहते हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने देश इंद से ओरिएंटलिस, ये इस कंपनी का नाम, यह कंपनी वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य पर निर्भर थी। अब ये बात यहाँ पे फ्रांस की कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस कंपनी का नाम भी और साथ ही साथ कि किस कारण से कंपनी बैक स्टेप, कभी कभी अंग्रेजों से हार का सामना करते हुए वापस युद्ध में शामिल नहीं होती थी, बैक स्टेप ले लेती थी। कारण क्या था कि जो फ्रांस की कंपनी थी ये वित्तीय मामलों में अपने राज्य यानी फ्रांस पे निर्भर करती थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से क्या थी, निजी कंपनी थी। वो तो अपनी महारानी से और बाद में राजा से केवल क्या लेकर आते थे, परमिशन, मोनोपोली की परमिशन लेकर आते थे। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक दल भारत आया था। 1664 में ये फ्रांसीसी कंपनी भारत आई थी। पहला व्यापारिक कारखाना इन्होंने 1668 में सूरत में स्थापित किया था।
पहला अंग्रेजों का कारखाना भी, जो स्थायी कारखाना लगा था, वो सूरत में ही लगा था। फ्रांसीसियों का भी सूरत के अंदर ही। हाँ, सन बिल्कुल अलग अलग है, वो 1613 में आ गए थे, लगा लिया था सूरत में, और इन्होंने 1668 में। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने भी मछलीपट्टनम में, जबकि अंग्रेजों ने पहला अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में, इनका दूसरा कारखाना मछलीपट्टनम में। 1673 के अंदर फ्रांसिस मार्टिन ने सूबेदार शेर खान लोदी से एक गांव प्राप्त किया, और ये गांव इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज जो हमारा पांडिचेरी है, पुडुचेरी जिसे हम कहते हैं, अब क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव को हम जब डिस्कस करते हैं तो हम बात करते हैं कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर भाग लेते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभाएं हैं, वहां के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। पुडुचेरी का नाम बार बार आता है, आज हम मैप में भी पुडुचेरी को देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो 3 स्टेट में फैली हुई है। आंध्र प्रदेश में यनम है, इसके अलावा माहे जो कि मालाबार तट पे केरल में है, और पुडुचेरी खुद में, और कराईकाल ये तमिलनाडु में है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल 3 स्टेट में फैली हुई यूनियन टेरिटरी है। क्योंकि फ्रांसीसियों का इसी तरह से कब्जा था, बाद में हमने आजादी के बाद फ्रांसीसियों को यहाँ से ये कब्जे से छुड़वाया और हमारे भारत में मिलाया। तो यहाँ पे जैसे दमन दीव को, गोवा को पुर्तगालियों से छुड़ाना पड़ा था, ठीक वैसे ही, क्योंकि बंबई तो पहले ही अंग्रेजों के पास चला गया ना दहेज में, तो अंग्रेज गए तो बंबई सीधे आ गया, लेकिन दमन दीव और जो गोवा है उसको भारत में शामिल करवाना पड़ा था। अब यहाँ पे 1673 की हम बात कर रहे हैं, और पुडुचेरी के नाम से जिसे आज हम जानते हैं, इसको फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोदी से लिया था। पांडिचेरी में ही फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण किया था। किले तो ये बनाते ही थे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको लोकेशन में दिख रहा है कराईकल, इसके अलावा पुडुचेरी, यमन, यनम जो है, सॉरी यमन नहीं है, यमन देश है, ये यनम की हम बात कर रहे हैं। यनम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, चाहें तो लिख भी लेना। जो कराईकल है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और जो पुडुचेरी खुद में है, जो कि पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी है, तो यहाँ पे वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और माहे यहाँ पे है, मालाबार वाले तट पे, यानी केरल के अंदर यहाँ पे माहे है। यहाँ पे पुडुचेरी और कराईकल है, और यहाँ पे यनम है। 1674 में बंगाल सूबेदार साइस्त खां की स्वीकृति से फ्रांसीसियों ने 1690 से 92 ईस्वी में फ्रांसीसी कोठी चंद्रनगर की स्थापना की थी। 1693 में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था, लेकिन फिर फ्रांसीसियों का वापस भी इस पे कब्जा हो गया था 1697 में। 1724 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने माहे पर अधिकार कर लिया था, जो कि कहाँ पे? केरल में है। और 1739 में नादिर शाह के आक्रमण से, आप ध्यान रखते हैं 1739 को, 1739 में जो कराईकाल है, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, इस कराईकल पे अपना अधिकार कर लिया था इन फ्रांसीसियों ने। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष सबसे ज्यादा रहे, कारण भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की गई थी, लेकिन फ्रांस ने धीरे धीरे राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। कंपनियों का उद्देश्य व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे राजनीतिक हितों से भी जुड़ता चला गया, और इसी कारण दोनों कंपनियों में आपस में टकराव होने स्टार्ट हो गए, जो एक लंबे संघर्ष का जन्म हुआ। और केवल भारत में ही जो ब्रिटेन और फ्रांस हैं वो नहीं लड़े, ये यूरोप में भी आपस में लड़े। इन सब के बावजूद गजब बात क्या है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, ये दोनों रहे एक ही खेमे के अंदर, है ना। ब्रिटेन भी और फ्रांस भी दोनों एक ही खेमे में रहे, जबकि लड़े बहुत आपस में। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को हम डिस्कस करते हैं, सेकंड को, थर्ड को, जिसको अलग ही एक टॉपिक के रूप में हम डिटेल में जानेंगे, जो कि 1763 में ये जो सप्तवर्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था 1756 में यूरोप में, ये 1763 में जाकर के खत्म हुआ था। इस तरह से 3 कार्नेटिक वॉर थे, जिनको डिटेल में हम बाद में जानेंगे। 1756 में ये सप्तवर्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो सेकंड के बाद में शांति हुई थी, वो फिर बाद में भंग हो गई, और तीसरा कार्नेटिक वॉर हुआ। युद्ध का तात्कालिक कारण अगर भारत को देखें तो भारत में क्या था? क्लाइव और वॉटसन के द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पे अधिकार कर लिया था। और 1757, क्योंकि इस समय अंग्रेजों ने, हम जानते हैं पलासी के बाद अंग्रेजों ने दिखा दिया कि वो किस तरह से अपना नियंत्रण भारत पे चाहते हैं, और बक्सर के युद्ध के बाद तो उनके जो
मंसूबे थे वो बिल्कुल क्लियर ही हो चुके थे, है ना। तो पलासी और बक्सर का युद्ध दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ ये जो दोनों घटनाएं, दोनों युद्ध थे वो लेकर आए थे। तो 1757 पलासी और 1764 बक्सर का युद्ध दोनों इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे 1757 में इन अंग्रेजों ने क्या किया, इन फ्रांसीसियों से चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पे अपना अधिकार कर लिया था। क्लाइव था भी बदमाश आदमी वैसे भी, तो क्लाइव ने ऐसा किया। अब इसके बाद में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में इंपॉर्टेंट जो युद्ध है भारत का, वो है बांडीवास का, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित करने के बाद हमेशा के लिए उनको समेट के ही रख दिया था फ्रांस को। तो यहाँ पे बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 के अंदर। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यहाँ पे किसने किया था, इंपॉर्टेंट युद्ध था, क्योंकि इसके बाद फ्रांस ने कभी भी एकाधिकार दिखाने की या ज्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश ही नहीं की थी। तो आयरकूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था काउंट दी लाली ने। तो ये थी आज की क्लास कि ये यूरोपीय कंपनियां किस क्रम में भारत में आई, कब इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की, कहाँ पे फैक्ट्री लगाई और कहाँ पे इन्होंने फोर्ट बनाया, इनके भारत आने के पीछे कारण क्या था, क्यों इन्होंने एशिया की तरफ अपना रुख किया और बाद में धीरे धीरे अफ्रीका की तरफ ये लोग बढ़े। और अफ्रीका को पूरी तरह से यूरोप के इन देशों ने, जो मुख्य देश हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने आपस में पूरी तरह से अफ्रीका को भी बांट लिया था। लगभग एशिया और अफ्रीका के सभी देशों को, लगभग देशों को इन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया था। चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस ने भी उपनिवेश बनाए, और उपनिवेश बनाने में जर्मनी भी पीछे नहीं था, अफ्रीका के बहुत से एरिया पे कब्जे किए थे। वो हम अदर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उपनिवेशवाद किस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसे बढ़ा और कैसे खत्म हुआ, वो अपने आप में एक टॉपिक है। आज हमने देखा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके पीछे क्या कारण थे और यूरोप में क्या घटनाएं घटित हुई। आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।